हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज मैं आप लोगों को होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 करवाऊंगी, संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। तो इसका ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2, इसे 2 पार्ट में करवाया मैंने। तो ये पार्ट 1 है, आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो चैप्टर हमें और अच्छे से समझ आता है। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे संचार की संकल्पना और परिभाषा। इसमें हम पढ़ेंगे ये कि संचार जो है उसकी परिभाषा क्या होती है, संचार क्या होता है। फिर दैनिक जीवन जो हमारा जो डेली हम जो है हमें संचार का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, तो दूसरा ये पढ़ेंगे। और संचार के कौन कौन से रूप होते हैं, संचार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। संचार प्रक्रिया का वर्णन, संचार की जो पूरी प्रक्रिया है उसका वर्णन देखेंगे हम। और फिर संचार माध्यमों के वर्गीकरण और कार्यकलापों की व्याख्या। जो संचार का जो माध्यम है उसका कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया, क्योंकि बहुत प्रकार के होते हैं संचार। तो जितने भी संचार हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है उन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में विभिन्न संचार प्रौद्योगिकी का विश्लेषण, फिर जितने भी संचार के जो माध्यम है उन सब का विश्लेषण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। पूरा जो हमारा टॉपिक है वो संचार के ऊपर ही है कि कम्युनिकेशन में जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आई तो हमारे कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट कैसे होता गया, टेक्नोलॉजी जो है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे कम्युनिकेशन पर, संचार माध्यम पर। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये और आज के ज़माने से रिलेटेड है। जैसे कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव हो रहा है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं जो हमारा है कि संचार के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं कि संचार और प्रौद्योगिकी। तो क्या है कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले संचार होता क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य वो अपना जीवन यापन अकेले नहीं कर सकता। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना पड़ता है। तो समाज में जब इंसान रहता है तो क्या होता है, उसको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी मनुष्य अकेले नहीं रह सकता। सभी लोग एक दूसरे पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब वह एक दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी भावनाओं, विचारों, आवश्यकताओं को इस प्रकार व्यक्त करें कि उन्हें सही ढंग से समझ लें। जब तक हम अपने विचार, अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्ति को प्रकट नहीं करेंगे तो उसे समझ कैसे आएगा। तो इसीलिए हमें एक दूसरे को अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो है संचार की आवश्यकता पड़ती है, बात करने की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार तथा अनुभव के इसी आदान प्रदान को संचार या फिर संप्रेषण कहा जाता है। संचार और संप्रेषण दोनों एक ही चीज़ है। तो जब 2 लोगों के बीच जो अनुभव या फिर विचार, सूचना, इसका जो आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, हम संचार कहते हैं। जैसे व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को जीने के लिए ऑक्सीजन, जल, खाना, इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। ये सारी हमारी बेसिक नीड्स है कि अगर हमें जीवन जीना है तो हमें खाना मिलना चाहिए, पानी मिलनी चाहिए, हवा मिलनी चाहिए। तो जैसे ये सारी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है, वैसे ही इन सब चीज़ों के साथ साथ संचार भी हमारे लिए आवश्यक है। अब जैसे व्यक्ति जब पैदा होता है तभी से वो संचार स्टार्ट कर देता है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो भले ही वो बोल नहीं पाते, तो वो मौखिक संचार नहीं कर पाते, लेकिन क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं वो रोते हैं, तो उन्हें देखकर हमें पता चल जाता है, बच्चों की फीलिंग से भी, जैसे बच्चे हैं वो रो रहे हैं तो उससे क्या पता चल जाता है माता को कि हाँ बच्चे को भूख लगी इसलिए बच्चा रो रहा है। तो संचार तो सभी लोगों के लिए आवश्यक है। बिना संचार के क्या है, हमारी जो इससे बेसिक नीड में बाकी सारी चीज़ें आती है वैसे संचार भी आता है। तो बिना संचार के इंसान नहीं रह सकता। तो धरती पर जीवन की शुरुआत के साथ ही संचार की भी शुरुआत हो गई थी। जैसे ही धरती पर जीवन की शुरुआत हुई तो उसके साथ संचार की भी शुरुआत हो गई, क्योंकि जब व्यक्ति
है तो वो अपने सारे काम अकेले तो कर नहीं सकता, दूसरों पर भी वो निर्भर रहता है, और दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए वो क्या करता है, संचार का प्रयोग करता है। तो आज के आधुनिक दौर में नीति नई प्रौद्योगिकी के आविष्कार के कारण हर कुछ समय में बाज़ार में नई नई संचार विधियाँ और उपकरण आ रहे हैं। तो क्या होता कि सबसे स्टार्टिंग में क्या था, जो संचार का माध्यम था, लोग अपने हाव भाव से जो है एक दूसरे को अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे, अपनी चीज़ बताते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आता गया, डेवलप होता गया। फिर धीरे धीरे जो है भाषा का विकास हुआ, और उसके बाद क्या है, अब जो आधुनिक दौर में क्या हो गया, नई नई टेक्नोलॉजियाँ आ गई है कई सारी, जिससे क्या होता है कि हम संचार के जो है बहुत सारे माध्यम आ गए हैं अपने संचार के लिए। जैसे क्या देख सकते हैं, आजकल बहुत सारे जो है संचार के माध्यम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हो गए, जैसे कि फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन सब चीज़ों पे क्या है, ये सारे संचार के माध्यम है, और ये इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय हो गए। तो धीरे धीरे क्या, टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विकास होता गया, संचार के माध्यमों का भी विकास होता गया। स्टार्टिंग में सिर्फ भाषा और लिपि का विकास हुआ था, फिर धीरे धीरे विकास होते होते मोबाइल फ़ोन्स आ गए, फिर क्या हुआ, उसके बाद आ गया इंटरनेट, और आजकल इंटरनेट के माध्यम से इतनी सारी संचार की विधियाँ आ गए हैं, देख सकते हैं, जो काफ़ी लोकप्रिय है। तो यही था हमारा संचार और संचार प्रौद्योगिकी की, उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है, जो टेक्नोलॉजी आई है संचार में। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं संचार क्या है। संचार की जो डेफिनेशन है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कुछ परिस्थिति, विषय, मुद्दे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, सूचना अथवा विचारों को दूसरे तक विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा संप्रेषित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। मतलब क्या है इसका, कि सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो संचार क्या है, संचार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो है भावनाओं का या फिर विचारों का या फिर सूचनाओं का, किसी भी चीज़ का जो आदान प्रदान होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। क्योंकि जब हम संचार है बात करते हैं तो क्या होता है, हम बात करते हैं तो बात करने के लिए क्या होता है, या तो सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, दो लोग होते हैं, या फिर क्या होता है, ग्रुप में बात होता है, कम्युनिकेशन। तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो क्या होता है, सूचनाओं का या फिर सूचनाओं, विचारों, सोच या किसी भी चीज़ का जो विचारों, सोच का, इन सब चीज़ों का जो आदान प्रदान होता है, इसे संचार कहते हैं। अब ये है वो किसी भी रूप में हो सकता है, या तो मौखिक हो सकता है, या तो हम मुंह से बोलकर कर सकते हैं, जैसे हम सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, या फिर लिखित हो सकता है, जैसे एडवर्टाइज हम देते हैं, किसी भी चीज़ का एडवर्टाइज देखते होंगे आप लोग, कहीं पोस्टर बना होता है, तो वो क्या है, वो भी एक संचार का माध्यम है। वो क्या है, वो लिखित रूप से होता है। या तो जैसे हम अगर व्हाट्सएप पे देख ले, आप लोग चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे क्या है, चैटिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है, वो लिखित रूप से होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये लिखित रूप से हो गई। थर्ड है सांकेतिक रूप से। सांकेतिक रूप से जो हाव भाव से जो हमें पता चलता है, वो तो किसी, भले ही कोई सा भी माध्यम हो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो विचारों, सूचनाओं और सोच का जो है मौखिक, लिखित या सांकेतिक रूप से आदान प्रदान किया जाता है, इसे संचार कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को संचार क्या है, संचार किसे कहते हैं, वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रभावी संचार। प्रभावी संचार क्या होता है, इफ़ेक्टिव संचार। तो इसमें इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसे इंग्लिश में ही समझे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब हम देखेंगे प्रभावी संचार, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो प्रभावी संचार क्या होता है, ये केवल विचारों, मतों को व्यक्त करने या ज्ञान, सूचना प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। जो हमारा संचार होता है उसमें क्या होता है, संचार का अर्थ होता है ज्ञान, सूचना या विचार आदि जो प्राप्त करते हैं हम, तो ये संचार का माध्यम है। लेकिन प्रभावी संचार सिर्फ इसी से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें जो संप्रेषित विषय है, जो भी विषय होता है उसे बिल्कुल सही अर्थ में समझना शामिल है। ये होता है इफ़ेक्टिव संचार, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जो संप्रेषक मीन्स कम्युनिकेटर, और ग्राही मीन्स रिसीवर। तो इसमें कुछ वर्ड है जो आप इंग्लिश की जगह अगर हिंदी की जगह अगर इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जो कम्युनिकेटर और रिसीवर है, दोनों के लिए एक समान हो। इसके अतिरिक्त संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच के विषय के संबंध में पूर्ण समझ को विकसित होना भी ज़रूरी है। संचार एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मीन्स कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
क्योंकि संचार क्या है वो हमेशा चलती रहती है। अब ये तो नहीं है कि हम संचार बंद कर देते हैं, भले ही हम अगर घर में हों, समाज में हों या अपने दोस्तों के साथ हो, कहीं भी हो, तो क्या करते हैं हम संचार करते ही हैं। तो संचार जो है वो जीवन के सभी क्षेत्र से में जो है हमारे शामिल होता है। हम कहीं भी होते हैं तो हर जगह जो है हम संचार का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। अगर आप बुक सही से पढ़ लेते हो, जो आपकी NCERT बुक है, अगर आप इसे सही से रीड कर लेते हो, अगर अच्छे से समझ के, तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप अगर अच्छे से समझ के पढ़ लेते हैं तो एक एक पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझ कर पढ़ना है। क्योंकि होम साइंस में जो है इसमें आपको लैंग्वेज थोड़ी सी हिंदी में है तो थोड़ी टफ लग सकती है। बाकी अगर आप समझ के पढ़ते हो तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि संचार के कितने तत्व हैं और संचार के जो मूल तत्व हैं वो कितने हैं, और इसे विस्तार में बताइए। तो ये 3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, किसी में भी आ सकता है। तो इसे आपको सही से पढ़ना है। तो संचार के कितने तत्व हैं? तो संचार के जो है मूल रूप से कुल 3 तत्व हैं, ठीक है। पहला है प्रेषक, उसके बाद आता है संदेश, और थर्ड होता है प्राप्तकर्ता। अब हम देखेंगे प्रेषक कौन है। तो इसमें संचार के लिए कभी भी 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रेषक आ जाता है, जो मतलब बोल रहा है। जैसे संचार का माध्यम, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो मेरी, तो ये भी क्या एक संचार का माध्यम है। मैं आपको बता रही हूँ, तो प्रेषक में क्या आ जाएगा, मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो क्या है, मैं प्रेषक हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है संदेश, मैंने जो आपको संदेश दिया। तो मूल 3 तत्व हैं। ये 3 चीज़ों के बिना जो है क्या होता है, संचार नहीं होता है कंप्लीट। आमतौर पर संचार तब पूरा समझा जाता है जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझकर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि संदेश देना, जैसे क्या हुआ अभी जो हमारा संचार चल रहा है, मैं बोल रही हूँ, आपके पास यहाँ संदेश पहुँच रहा है। उसके बाद संदेश जब हम दे रहे हैं, तो संदेश जो प्राप्त करता, आप देख रहे हो तो आपको जो संदेश प्राप्त हो रहा है, तो क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती है। पहला संदेश देने वाला, दूसरा संदेश, और तीसरा प्राप्तकर्ता, जो संदेश जो है वो रिसीव कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें होती है। तो संचार को हम कब कंप्लीट मानते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाई, आप समझ रहे हो कि ये संदेश मैं आपको क्या देना चाहती हूँ। आपने संदेश जो है वो रिसीव किया, उसके बाद क्या करते हो, आप अपने उस पर रिप्लाई करते हैं। जैसे अगर सामने होते हैं, हम फेस टू फेस बैठ कर बात करते हैं, या फिर जैसे टीचर्स आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर ने आपको संदेश दिया, आपने वो ग्रहण किया, आपने वो संदेश सुना, उसके बाद आप उस पर रिप्लाई करते हो। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, रिप्लाई करना। जैसे आप इसमें यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो वो क्या है, वहाँ भी आपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगर आप, जैसे पहले क्या होता था, लोग संदेश भेजा करते थे, तो लेटर भेजा किसी ने, फिर क्या हुआ, प्राप्तकर्ता ने उसे प्राप्त किया, पढ़ा, समझा, फिर क्या होता है, उसका वो रिप्लाई करते हैं। मेल आया हमारे पास, मेल हमने पढ़ा, देखा, फिर हमने मेल का रिप्लाई किया। तो कोई भी संदेश जो है वो कब माना जाता है कि ये पूरी तरीके से पूरा हो गया है, जब उसे जब प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करता है और उसको समझकर उस पर रिप्लाई करता है। तो संचार जो है उसके मुख्य 3 तत्व कौन से? पहला प्रेषक मीन्स भेजने वाला, दूसरा संदेश, अब वो संदेश कोई भी प्रकार का हो सकता है, लिखित हो, मौखिक हो, कोई सा भी जो संदेश है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा पहुंचता है। फिर थर्ड आता है आपका प्राप्तकर्ता, जो रिसीवर है, जिसने उस संदेश को प्राप्त किया। तो ये तो हो गया संचार के मुख्य तत्व। आई होप आप लोगों को ये संचार के तत्व समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं संचार का महत्व। संचार जो है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। यहाँ देखिए, यहाँ डायग्राम बनाकर भी दिखाया गया है कि कोई भी जो संदेश है वो तब कंप्लीट होता है, पहला प्रेषक, फिर संदेश, और फिर थर्ड होता है प्राप्तकर्ता, जो रिसीवर को वो प्राप्त होता है संदेश। तो संचार का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार का प्रयोग विभिन्न संस्थाओं तथा लोगों में विचारों, नियमों एवं तथ्यों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। संचार का प्रयोग हम क्यों करते हैं? कोई भी चीज़ है, या फिर कोई रूल है, या फिर कोई भी विचार अपना किसी को हमें व्यक्त करना है, तो उससे जो चीज़ों का जो आदान प्रदान करते हैं, 2 व्यक्ति जो अपने विचार आपस में आदान प्रदान करते हैं, उसे संदेश कहते हैं। तो संचार का प्रयोग तो विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, कि संचार का प्रयोग क्या करते हैं? विचारों के आदान प्रदान के लिए। सेकंड है, किसी संस्था के कर्मचारियों के कार्य और विभागों में समन्वय करने और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए संचार संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है, जो
ऑफिस है या फिर कोई भी संस्था है तो वो क्या करती है, अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हमारी अगर कंपनी है तो उसे हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए क्या करता है, वो अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है। तो बिना बोले तो हम अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, उन्हें बोलना पड़ेगा, भले ही हम वो लिखित रूप से करें, मौखिक रूप से करें, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए। तो दूसरा काम क्या हो गया, तो ये हो गया संचार का दूसरा पॉइंट हो गया। संचार के महत्व में थर्ड है, यह विक्रेता ग्राहक तथा आपूर्तिकर्ता के बीच संपर्क स्थापित करने में सहायक है। विक्रेता जो सेलर होता है और ग्राहक, तो जब कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं तो विक्रेता अगर आपको उस सामान के बारे में बताता है, फिर आप उससे सामान खरीदते हैं, तो क्या होता है, अगर हम बातचीत नहीं करेंगे उनसे, बिना बोले तो हम ले नहीं सकते हैं। अगर कोई भी हम सामान लेते हैं तो पहले सामान के बारे में जानते हैं, कौन सी चीज़ है, कैसी है। तो दो लोगों के बीच जो है, जैसे उपभोक्ता हो गया और जो विक्रेता हो गया, उन दोनों के बीच जो है क्या करता है, ये संपर्क स्थापित करता है। बिना संचार के उपभोक्ता और विक्रेता के बीच क्या है, वो संपर्क भी स्थापित नहीं हो पाता। और जब तक दोनों के बीच संपर्क स्थापित नहीं हो पाएगा तो फिर सामान तो बिकेगा ही नहीं वैसे भी। तो इसमें क्या है, कोई भी बिज़नेस करने के लिए, सामान सेल करने के लिए, इन सब चीज़ों में भी जो है हमारे संचार का काफ़ी महत्व है। इसके बिना जो है ये काफ़ी टफ हो सकता है। फिर नेक्स्ट है संचार संप्रेषण व्यापार को कुशल रूप से चलाने के साथ साथ, अभी हमने पढ़ा कि ये व्यापार में कैसे काम आता है, कोई कंपनी कैसे चलाता है या फिर कोई अपना प्रोडक्ट सेल कैसे करता है। तो ये व्यापार को चलाने के साथ साथ लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ने में भी सहायक है। अगर आप कोई भी लोगों पर अच्छा प्रभाव जैसे हम बात करने का जो हमारा तरीका है, तो हम क्या करते हैं, बातों से भी, अपने बात से भी लोग सामने वाले को इम्प्रेस कर देते हैं। तो सामने वालों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए भी क्या है, संचार एक काफ़ी अच्छा माध्यम है। क्योंकि अगर किसी से भी सोचो आप, अगर फर्स्ट टाइम ऐसे आप मिलते हो तो क्या होता है, हमारी बातों का भी उन पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और तो सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए भी संचार एक जो है अच्छा माध्यम है। फिर आता है संप्रेषण लोगों को शिक्षित करता है, उन्हें ज्ञान में वृद्धि करता है तथा उनकी सोच को विस्तृत करता है। बिना संप्रेषण के, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो क्या है, इससे आप पढ़ रहे हो तभी आप शिक्षित हो रहे हो। आप इतने सालों से, बचपन से हम जो सीख रहे हैं, स्टार्टिंग से, बचपन से बच्चा पैदा होते ही सीखना शुरू कर देता है। तो क्या बिना संचार के, बिना संप्रेषण के वो सीख सकता है? तो संचार जो क्या है, लोगों को शिक्षित करने के लिए और लोगों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए भी एक अच्छा माध्यम है। क्योंकि जब तक हमें संचार के माध्यम नहीं मिलेंगे, जब तक हम सीखेंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। जितना, जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर वो बचपन से ही सीखना स्टार्ट ना करे तो क्या होगा, उसमें ज्ञान में वृद्धि नहीं हो जाएगी, फिर उसकी नॉलेज तो वहीं तक रह जाएगी। नेक्स्ट है, यह भाषा तथा व्यक्तिगत संप्रेषण को सुलझाता है। भाषा तथा व्यक्तिगत संप्रेषण को सुलझाता है। जो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो अब बात करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, एक भाषा की ज़रूरत होती है। बिना भाषा के तो हम बात ही नहीं कर सकते, भले ही कोई किसी भी भाषा में बोलता हो, लेकिन सबकी एक लैंग्वेज होती है। तो ये भाषा को जो सुलझाने का भी काम करता है संप्रेषण। नई तकनीक, नई खोज, नई उपलब्धियां तथा नए नए उत्पादों के संबंध में व्यक्तियों की सहायता करता है। जैसे अगर नई नई तकनीकों की खोज हो रही है, नई नई उपलब्धियों की खोज हो रही है, उन सब के बारे में हमें कैसे पता चलेगा अगर संचार के माध्यम ना हो तो। लेकिन आजकल जैसे हम देखते हैं कि संचार इतनी ज़्यादा विकसित हो चुका है कि कोई भी चीज़ हो तो अब हमें बहुत जल्दी, काफ़ी जल्दी पता चल जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ें, संचार अगर हो ही ना, तो अगर किसी साइंटिस्ट ने मान लिया कुछ इन्वेंट कर भी लिया, तो क्या वो दूसरों लोगों को बता पाएगा? वो कैसे बता पाएगा उसने क्या इन्वेंट किया है, क्या चीज़ें हैं, लोगों तक जानकारियाँ कैसे पहुँच पाएगी? तो इन सब चीज़ों के लिए भी जो है संचार का काफ़ी महत्व है। नेक्स्ट है, संचार की सहायता से अधिक व्यक्ति नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आजकल संचार के इतने अच्छे माध्यम आ गए हैं कि तुरंत में जो है वो, अगर कोई भी खबर हो तो वो सेकंडों में जो है पूरी दुनिया में फैल जाती है। इंटरनेट का ज़माना आ गया जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी जो है कोई भी खबर हो वो काफ़ी दूर तक फैल जाती है। तो संचार की सहायता से क्या है, हम कम से कम टाइम में नई नई तकनीकों को, चाहे कोई भी या फिर कोई भी चीज़ हो, उसको क्या करते हैं हम, कोई भी जानकारी है, कोई भी तकनीक है, उसे बहुत कम टाइम में दूर तक फैला सकते हैं।
संचार की सहायता से क्या है, अधिक से अधिक नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल संचार के माध्यम जो हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, जिसके माध्यम से क्या है, हम नई नई तकनीकों के बारे में हमें पता चल जाता है, और वो काफ़ी जल्दी भी पता चल जाता है, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है, जिसकी वजह से कोई भी खबर जो है तुरंत में फैल जाती है। तो इसीलिए नई नई तकनीकों के बारे में क्या है, हमें संचार के माध्यम से काफ़ी जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो ये थे संचार के महत्व। और अगर ये जैसे 4 to 5 मार्क्स में आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर होम साइंस में 5 जो आते हैं क्वेश्चन, तो 4 to 5 मार्क्स में आप इसमें जितने भी आपको अच्छे से याद हो जाए, अगर आप इसे 3-4 बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो ऐसे ही समझ आ जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। समझकर पढ़ना सीखिए आप लोग, रट्टा मार के नहीं, और काफ़ी ईजी होता है ये। अब नेक्स्ट हम देखते हैं संचार का वर्गीकरण। संचार का वर्गीकरण जो है वो 4 भागों में किया गया है। यहाँ देखते हैं, पहला है पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण किया गया संचार का। दूसरा है संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। फिर थर्ड है संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर वर्गीकरण। फिर फोर्थ है हमारा एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण, कि हम अलग अलग इंद्रियों से काम लेने पर के आधार पर जो इसका वर्गीकरण किया गया है संचार का। तो ये चारों है, तो ये चारों को मैं आपको एक एक करके अच्छे से डिफाइन करके पढ़ाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला है पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण, जो है संचार का 2 टाइप में किया गया है। पारस्परिक क्रिया के आधार पर संचार जो है वो 2 प्रकार का है। पहला है एक तरफा संचार, वन वे कम्युनिकेशन। संचार एक तरफा संचार में प्राप्तकर्ता सूचना प्राप्त तो करता है, पर वह प्रत्येक को बदले में कुछ लौटा नहीं पाता, प्रेषक को बदले में कुछ लौटा नहीं पाता या तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। तो एक तरफा संचार क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन। तो ये इसी से आप लोगों को पता चल रहा होगा, वन वे मतलब सिर्फ एक साइड से किया जाता है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ जो कम्युनिकेटर है वही बोलता है, लेकिन जो रिसीवर है वो कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता। जैसे टीचर है, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अभी, तो ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। इसमें क्या है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग बस सुन रहे हो, आप मुझे रिप्लाई नहीं कर सकते। भले आप बाद में क्या कर सकते हो, कमेंट में आप रिप्लाई कर सकते हो, जो भी करना है, बट क्या है, हम अभी जो आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ और आपको सुनना है। तो ये क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन हो गया, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप लोग रिप्लाई नहीं कर सकते। तो जिसमें वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, वो बदले में कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता, तो इसे कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन। जैसे इसमें आ जाता है रेडियो सुनना, सॉन्ग सुनना, इन सब चीज़ों में क्या करते हो, सिर्फ आप सुनते हैं बट आप बोल नहीं पाते, इसमें रिप्लाई नहीं कर पाते। तो ये हो गया वन वे कम्युनिकेशन। टीवी देखना, रेडियो सुनना, म्यूज़िक सिस्टम, वेबसाइट पर सूचना ढूंढना, ये सारी चीज़ें वन वे कम्युनिकेशन में आ जाती है। नेक्स्ट है दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन, दोतरफा संचार। दोतरफा संचार इसमें क्या होता है, जैसे बातों से इससे पता चल रहा होगा, टू वे कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, 2 या फिर 2 से अधिक लोग जब आपस में बातें करते हैं या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये आ जाता है टू वे, ये होता है टू वे कम्युनिकेशन। इसमें जैसे फ़ोन पर बात करना, जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो 2 लोग आपस में बातें करते हैं, और सामने वाला जब हमने वन वे कम्युनिकेशन पढ़ा था तो उसमें ओनली उसमें जो रिसीवर है वो रिप्लाई नहीं कर पाता, जो भी चीज़ें वो प्राप्त करता है सिर्फ वो सुन सकता है, उसका जवाब नहीं दे पाता। लेकिन जो टू वे कम्युनिकेशन है, इसमें दोनों बातें कर सकते हैं। जैसे अगर हम फ़ोन पर बात करते हैं, तो जब हम फ़ोन पर बातें करते हैं तो उसका रिप्लाई भी हमें सामने से आता है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन पे में आ जाता है। मोबाइल फ़ोन पर बातें करना, टू वे कम्युनिकेशन ये मौखिक या लिखित दोनों रूप से हो सकता है। जैसा अगर हम देखें व्हाट्सएप पर चैटिंग, तो अगर हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं तो जब हम मैसेज करते हैं तो क्या होता है, हमारा रिप्लाई भी साथ में आ जाता है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन में आएगा। ये लिखित रूप से है लेकिन ये है टू वे कम्युनिकेशन में। जब भूख लगने पर, इसमें एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे भूख लगने पर शिशु रोता है। जब भूख लगती है बच्चे को तो क्या होता है, बच्चा जब रोता है तो माता को जो है वो पता चल जाता है, माँ को पता चल जाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, भूख की वजह से रो रहा है। तो जब बच्चा रोया तो फिर उसका क्या, उसके रिप्लाई में क्या होता है, उसे खाना खिला दिया जाता है। तो ये भी जो है वो टू वे कम्युनिकेशन में आ जाएगा। संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे हम अब। तो इसमें क्या है, इसे भी दो पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। पहला है
अंतरावैयक्तिक संचार और सेकंड है आपका अंतर्वैयक्तिक संचार। तो दोनों में जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें कोई आप इसकी स्पेलिंग जो इंग्लिश में है अगर ये देखेंगे तो यहाँ से ज़्यादा समझ आ जाएगा। यहाँ इंट्रापर्सनल है क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और यहाँ क्या है इंटरपर्सनल। तो ये चीज़ आपको देखनी है, एक है इंटरपर्सनल और दूसरा है इंट्रापर्सनल। तो जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, अंतरावैयक्तिक संचार, इसमें क्या होता है व्यक्ति अंदर ही मतलब अपने मन के अंदर जो बात करता है, खुद से जो बातें करता है, यह आ जाता है आपका इंट्रापर्सनल में अंतरावैयक्तिक संचार। जैसे हम खुद से बातें करते हैं, कई बार अगर हम जो अपने मन ही मन में सोचते हैं हम अभी कि हमें आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है अभी, या फिर हम इसमें पास्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। कभी हम बैठे होते हैं तो अपने पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर प्रेजेंट का भी हम सोचते हैं अभी मैंने ये कर लिया, अब इसके बाद मैं ये काम करूँगा, ये करूँगा, या फिर ये करना है मुझे। तो जो भी चीज़ें आप सोचते हैं तो वो क्या, जो अपने मन के अंदर हम सोचते हैं कोई भी चीज़ें हो, तो वो आ जाता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में। अंतरावैयक्तिक संचार एक सतत प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के भीतर चलती है, सभी के क्योंकि हम एक दिन में हम कई सारी चीज़ें सोच लेते हैं, तो ये सबके अंदर चलती है। उदाहरण के लिए किसी साक्षात्कार परीक्षा से पहले उसका मन ही मन पूर्व अभ्यास करना, कोई भी चीज़, या फिर हम कोई इंटरव्यू देने वाले हो, या फिर कोई हमारा एग्ज़ाम आने वाले, तो उसके बारे में हम पहले से सोचते हैं पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा आ जाएगा, मैंने जो है एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की, कुछ भी जो हम सोचते हैं अपने मन ही मन में, वो आ जाता है आपका अंतरावैयक्तिक संचार में। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार। तो अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है, ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो हम फेस टू फेस बात करते हैं वो आता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, फेस टू फेस बात करना। अंतर्वैयक्तिक संचार औपचारिक अथवा अनौपचारिक स्थिति में संपन्न हो सकता है। ये औपचारिक संचार भी हो सकता है या फिर अनौपचारिक भी हो सकता है। मीन्स ऑफिशियली भी हम अगर कहीं ऑफिस में बात कर रहे हैं किसी से, तो वो क्या हो गया आपका अनौपचारिक रूप से हो गया। और औपचारिक में क्या हो गया, औपचारिक रूप से जो बातें होती है, जैसे हम अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बातें कर रहे हैं, तो ये औपचारिक रूप से हो गई। मतलब किसी से भी जब हम फेस टू फेस बातें करते हैं तो वो आ जाता है हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार में। इस प्रकार के संचार के लिए संचार के विभिन्न साधनों जैसे कि शारीरिक संचालन, मुख मुद्राएं, हाव भाव, भंगिमाएं, लिखित पाठ एवं शब्द की ध्वनि जैसे मौखिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जब हम फेस टू फेस किसी से बातें करते हैं तो ओनली हमारी बातों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जब हम फेस टू फेस किसी से भी बातें करते हैं तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हम कोई भी अगर हमारे सामने है तो सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनता, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो सारी भी चीज़ें दिखती है अंतरावैयक्तिक संचार में। उदाहरण के लिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्याओं के बारे में अपने किसी मित्र से बातचीत करना या फिर संवाद कार्यक्रम आदि। तो अब जो अंतरावैयक्तिक संचार है, हमने अभी दो टाइप के संचार के बारे में पढ़ा था, एक इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल। तो जो ये आपका अंतर्वैयक्तिक संचार है निम्न कारणों से सर्वाधिक प्रभावी और आदर्श माना जाता है। इसे जो है वो ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। ये ज़्यादा प्रभावी क्यों होता है, क्योंकि ये जब हम बातें करते हैं तो ओनली हमारी बातों का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता सामने वालों पर, हमारी बॉडी लैंग्वेज का, हमारे एक्सप्रेशंस का, इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इस प्रकार के संचार में ग्राही और संचारक के बीच हमेशा निकटता और प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है। क्योंकि हम कभी भी देखते हैं जब हम डायरेक्ट किसी से बात करते हैं और अगर हम किसी से फ़ोन पर बात करें या फिर कहीं दूर से बातें करते हैं या फिर लेटर के ज़रिए बात करें, तो उसके इफ़ेक्ट में, और जब हम किसी के सामने बैठकर डायरेक्ट बातें करते हैं तो उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ग्राही को किसी प्रस्तावित विचार या मत को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना, राज़ी करने से आसानी होता है। अगर आपको किसी को भी किसी बात के लिए मनाना है या फिर कुछ भी उसे किसी भी बात के लिए रेडी करना है, तो अगर आप दूर से उससे बात करते हो कि कोई लेटर लिखकर या फिर कोई मेल लिखकर, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा अगर आप उसके सामने बैठकर वो बात करो, तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है अब हमारा समूह संचार। अब समूह संचार क्या है? समूह संचार भी अंतर्वैयक्तिक संचार की भांति प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत प्रकार का ही संचार है। समूह संचार से ही आप लोगों को पता चल गया होगा ग्रुप कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होती है, बातें जो है वो ग्रुप में की जाती है। ये इसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि इसमें पूरा ग्रुप होता है। तो
तो समूह संचार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। समूह संचार उसमें भाग ले रहे लोगों के बीच परस्पर स्वीकृत दृष्टिकोण और सामूहिक निर्णय लेने में सहायक करता है। इसके अतिरिक्त यह समूह के प्रत्येक सदस्य को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देता है। समूह में जितने लोग भी होते हैं सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं अपने, तो इसीलिए जो है सब जिससे व्यक्ति को प्रभाव बढ़ाने में सहायता मिलती है। समूह में उसका स्थान ऊंचा होता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत, तो समूह संचार का जो आपका एग्जाम्पल है वो जैसे पंचायत हो गया, पंचायत में बैठते हैं तो सभी लोग होते हैं और सभी लोगों को आत्म अभिव्यक्ति का जो मौका मिलता है। तो समूह संचार के लाभ, जो समूह संचार है उसके क्या क्या लाभ हैं, तो समूह संचार व्यक्ति को मनोविनोद और तनाव मुक्त होने में, समाजीकरण और प्रेरित करने में सहायक होता है। समूह संचार के लाभ व्यक्ति को मनोविवाद और तनाव मुक्त होने में, समाजीकरण और प्रेरित करने में सहायक होता है। आजकल समूह संचार को बढ़ाने, प्रभावी बनाने के लिए कई प्रकार के दृश्य और श्रव्य साधन का प्रयोग किया जाता है। जो समूह संचार है उसे कई प्रकार के दृश्य और श्रव्य साधनों के प्रयोग से भी किया जाता है। जैसे कई ऑनलाइन मीटिंग्स होती है तो वो भी हमारा समूह संचार में भी आता है, जो भी ग्रुप में जो मीटिंग्स होती है। नेक्स्ट है जन संचार, मास कम्युनिकेशन। तो आजकल जन संचार का जो ये मास कम्युनिकेशन जो है ये काफ़ी चला हुआ है। तो मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी काफ़ी बच्चे करते हैं जो आगे इसमें स्टडी करें तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो इसमें क्या है, किसी यांत्रिक युक्ति की सहायता से संदेशों को बहुगुणित करके उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक मास कम्युनिकेशन, जन संचार। अभी तक हमने पढ़ा है संचार के बारे में, अब हम देखेंगे जन संचार क्या होता है। तो जन संचार, मास कम्युनिकेशन जो है ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है और ये काफ़ी बच्चे करते हैं। तो हम देखते हैं सब मास कम्युनिकेशन होता क्या है। तो जो मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं उनकी सहायता से जो लोगों तक विचार या फिर उनके मुद्दे से संबंधित, उनकी समस्याओं से संबंधित जो विचार विमर्श होते हैं, वो सारी चीज़ें जो उन्हें प्रदान की जाती है वो क्या होते हैं, वो मास कम्युनिकेशन में आता है, जन संचार में आता है। ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि मास कम्युनिकेशन जो है ये जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता गया तो ये काफ़ी आसान हो गया पहुंचाना लोगों तक। जैसे अब टीवी, रेडियो, इंटरनेट, इन सब चीज़ों द्वारा जो है क्या है, लोगों तक काफ़ी आसानी से जो है चीज़ें पहुंच जाती है। तो टीवी, रेडियो, इंटरनेट, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं अंतरा संस्था संचार, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो इसमें भी 2 चीज़ें, आप ये इसमें भी आप 2 चीज़ों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तो ये एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें भी है, फर्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर इंट्रा संस्था संचार और दूसरा है आपका यहाँ पर अंतर संस्था संचार। तो इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ भी देख लीजिए इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड सेकंड है आपका यहाँ पर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो हम दोनों को देखते हैं ये है क्या। तो जो अंतरा संस्था संचार है इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जो कर्मचारी होते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी होते हैं और जो अलग अलग विभागों के बीच जो आपस में संचार होता है इसे अंतरा संस्था संचार कहते हैं। जब भी बहुत से लोग किसी सुव्यवस्थित संगठन या संस्था के विभिन्न भागों से अलग अलग पदों पर कार्य करते हैं तो उन्हें संगठन के सामने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कार्य करना होता है। ऐसे में विभिन्न विभागों के बीच होने वाले अंतरा संस्था संचार कहा जाता है। अंतरा संस्था संचार प्रक्रिया में सूचना का प्रवाह एक समान स्तर पर दुतरफा जबकि विभिन्न स्तरों के बीच एक तरफा होता है। तो सिंपली ये है कि जो आपका वो अंतरा संस्था संचार होता है इसमें जो अंतरा संस्था संचार जो होता है इसमें क्या है कि एक जो संगठन होता है, जो एक बड़ा संगठन है, उसमें
उसमें जो काम करने वाले जो अलग अलग विभाग के लोग होते हैं वो आपस में वो एक दूसरे से जो कनेक्ट करते हैं, तो बाहर वाले लोगों से किसी से बात करना नहीं, बल्कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो अलग अलग विभाग के लोग हैं वो जो आपस में बातें करते हैं उसे कहते हैं अंतरा संस्था संचार। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा अंतः संस्था संचार। तो अंतः संस्था संचार में क्या किया जाता है? अंतः संस्था संचार का तात्पर्य अलग अलग संगठनों के बीच होने वाले आपसी संचार से है। तो जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था अंतरा वाले में, उसमें एक ही संगठन के अलग अलग विभाग के लोग जो आपस में बात करते हैं उसे अंतरा कहते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए। जो अंतरा संस्था था उसमें एक ही संगठन के अलग अलग विभाग के लोग जो आपस में संचार करते हैं। ठीक है। और दूसरा है हमारा अंतः संस्था संचार। इसमें है कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, तो उन संस्थाओं अलग अलग जैसे दो संस्थाएं हैं, वो दो संस्थाएं जो आपस में बात करती है, तो वो आ जाता है आपका अंतः संस्था संचार में। अंतः संस्था संचार का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संगठनों के बीच, जो अलग अलग संगठन हैं उनके बीच आपसी सहयोग और समन्वय स्थापित करके समान लक्ष्य प्राप्त करना होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोरोना के टाइम पर क्या था, जो WHO है वो अलग अलग देश की जो सरकारें हैं, अलग अलग देश की जो वो सरकार है उनके साथ मिलकर काम कर रही थी। तो क्या होता, तो WHO को जो है अलग अलग देशों की सरकारों से बात करनी पड़ रही थी, तो ताकि इस महामारी से छुटकारा पाया जा सके। तो अलग अलग जो देश है, विभिन्न देशों के बीच सूचनाओं एवं जानकारियों का जो आदान प्रदान हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, एक संस्था के बीच तो बात नहीं हो रही, इसमें अलग अलग देशों की संस्था से बात कर रही है WHO। मतलब एक संस्था दूसरे अलग अलग संस्थाओं से बात कर रही है, तो वो क्या आ जाता है हमारा अंतः संस्था संचार में। फिर अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। इसमें था क्या, संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर वर्गीकरण। जो हमें साधन होते हैं संचार के, जो अलग अलग साधन हैं उसके आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण किया गया संचार का। तो फर्स्ट है इसमें शाब्दिक या मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार क्या होता है? तो मौखिक संचार सिंपली है जो हम मुंह से बोलते हैं वो हमारा मौखिक संचार हो गया। जैसे क्या मौखिक संचार में क्या आ जाएगा, गाना गाना, बोलना, फ़ोन पर बातें करना, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा मौखिक संचार है। विभिन्न अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि सभी व्यक्ति अपने सक्रिय समय का लगभग 70%, जितने टाइम पर भी हम जो है वो सक्रिय होते हैं, मीन्स एक्टिव होते हैं, उसका जो अप्रॉक्स 70% है हमारा समय मौखिक रूप से संचार करने अर्थात सुनने, बोलने और ज़ोर से पढ़ने में बिताते हैं। मतलब जितना भी हमारा एक्टिव टाइम है उसका 70% लगभग हम अपना मौखिक संचार में जो है बिताते हैं। जैसे अगर हम ग्रुप में किसी से बातें कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो आप वहाँ फ्रेंड्स से बातें करते हो, टीचर से कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो बोलते हैं, या फिर अगर कोई एंकर है वो न्यूज़ पढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मौखिक संचार ही है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका गैर शाब्दिक संचार। अभी हमने पढ़ा वर्बल संचार, अभी है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है हमारा, गैर शाब्दिक संचार का तात्पर्य ऐसी संचार विधि से है जिसमें बिना शब्दों का प्रयोग किए मात्र शारीरिक हाव भाव एवं संकेतों इत्यादि के प्रयोग द्वारा दूसरों तक अपने बात, संदेश, जानकारी इत्यादि पहुंचाई जाती है। विभिन्न प्रकार के शारीरिक हाव भाव, मुख मुद्राएं, स्वभाव, भंगिमाएं, नेत्र संपर्क, स्पर्श, पराभाषा, लिखाई, पहनावा, केश सज्जा इत्यादि गैर शाब्दिक संचार हैं। तो गैर शाब्दिक संचार में क्या आता है, नॉन वर्बल में आपका आ जाता है जिसमें आप बोलते नहीं हैं बट फिर भी सामने वाले को जो वो सारी चीज़ें समझ आ जाती है। जैसे अगर हम देख लें तो एक्सप्रेशन से, अगर हम किसी का कपड़ा देख लेते हैं एक्सप्रेशन से, तो अगर किसी के फेस का हाव भाव से किसी का फेस देखकर हमें पता चल जाता है वो अभी गुस्से में है या फिर स्माइल पास कर रहा है, तो कुछ भी क्या है वो फेस के एक्सप्रेशन से हमें पता चल जा रहा है, उसके हाव भाव से पता चल जा रहा है। उसके बाद सेकंड आता है जैसे किसी के कपड़े को देखकर आपको पता चल जाता है। किसी की भी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, अगर हम किसी के कपड़े को देख रहे हैं, उसके हेयर स्टाइल को देख रहे हैं, तो उसके बारे में कई सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो सामने वाला हमें बता तो नहीं रहा लेकिन फिर भी हमें पता चल जाता है कि वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में।
जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, टेलीविज़न पर मूक बधिरों के लिए संकेतकों के रूप में समाचार प्रसार करना, गैर शाब्दिक संचार। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, एक्सप्रेशन से बता रहे हैं। जैसे जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए क्या होता है, उन्हें उनसे हम एक्सप्रेशन से बिना बोले जो संचार किया जाता है, तो ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक से अधिक, अब हम देखेंगे 4th पॉइंट था हमारा, एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस है, तो अलग अलग सेंसेस जो है उसके आधार पर जो इसमें वर्गीकरण किया गया संचार का, कि अलग अलग सेंसेस का यूज़ करके संचार के जो माध्यम है उसका। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहला क्या है, हम सब ने कभी ना कभी यह ज़रूर महसूस किया है कि किताबों से पढ़ने की तुलना में यदि किसी पाठ को टीवी पर या जीवंत रूप में दिखाकर पढ़ाया जाए तो बच्चों के लिए मस्तिष्क पर वह पाठ लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ता है। मतलब क्या है, अगर हम कभी क्या होता है, जब हम बुक से स्टडी करते हैं तो क्या होता है, बुक से जो हम पढ़ते हैं तो वो हमें उतना समझ नहीं आता, क्योंकि हम बुक से पढ़ते हैं तो फिर हमारा उतना मन नहीं करता, उतना हम समझ नहीं पाते। जबकि अगर हम उसी चीज़ को सुनते हैं, जब हम बुक पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें कम क्यों याद रहती है, और अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो वो हमें क्यों याद हो जाती है। जब अगर आप कोई मूवी देख कर आते हो 3 आवर्स की, तो क्या होती है, वो पूरी स्टोरी आपको अच्छे से याद हो जाती है, कोई भी कुछ भी बोले तो आप बता सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप बुक पढ़ो तो वो बुक आपको तुरंत याद नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमें उतने अच्छे से याद नहीं होती जितने कि क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हम उसे पढ़ते हैं, बट जब हम अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, सेंस का यूज़ कैसे करते हैं, अपनी इंद्रियों का। अगर किसी चीज़ को आप टीवी पर देख रहे हो तो आपकी आंखें उसे देखती है, फिर आपकी कानें उसे सुनती है, उसके बाद फिर हम उसे समझते हैं। तो जब हमारी इंद्रियों का यूज़ होता है तो क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आता है और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो हमारी इंद्रियों से जो संचार है उसका यहाँ पर देखिए, इंद्रियां एक ही समय पर पढ़ने, देखने के साथ साथ सुनने के लिए कार्य करती है। यह तथ्य निम्न आंकड़ों द्वारा सत्यापित होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा बेटर हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसी चीज़ को हम आंकड़े में यहाँ पर आपकी बुक में दिखाया गया है कि जैसे जो लोग पढ़ते हैं, सिर्फ आप बुक की रीडिंग कर रहे हो तो क्या होगा, उसका 10% आपको याद रहता है, ओनली 10%। क्योंकि सिर्फ क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं और देखते हैं, बुक को देखते हैं। जो लोग सुनते हैं उसका, और फिर क्या है, जैसे आप सुनते हो किसी चीज़ को तो सिर्फ सुन रहे हैं, उसे हम देख नहीं रहे, सिर्फ सुनना ऑडियो में। तो अगर आप ऑडियो में सुनते हो तो उसका लगभग 20 to 25% आपको याद रहता है। लेकिन जब जो लोग उसको देखते हैं तो उसका लगभग 35% याद रहता है। अगर आप किसी भी चीज़ की सिर्फ पिक्चर देखते हो, उसे उसे आप सुन नहीं रहे हो, ना ही आप उसे रीड कर रहे हो, सिर्फ आप उसकी पिक्चर्स देख रहे हो, तो क्या होता है, वो आपको 30 to 35% जो है वो याद रहता है। लेकिन जब आपका उसमें देखना, सुनना तथा 50% या उससे अधिक वे याद हो जाते हैं। जब आप देखना, सुनना, पढ़ना जब सब कुछ करते हो तो वो क्या होता है, आपका अप्रोक्स 50% तक जो है वो याद हो जाता है, जो दृश्य श्रव्य माध्यम है, जो हमारा टेलीविज़न है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो हम टीवी पर अगर कोई मूवी देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होता है, क्योंकि इसे हम देखते हैं और सुनते दोनों हैं। तो जो लोग देखते, सुनते और करते हैं उसका 20 to 25% या उससे अधिक याद रखते हैं। तो जो अभी हमने ऊपर जो आंकड़े पढ़े हैं, उपरोक्त आंकड़ों से सिद्ध होता है कि अधिक इंद्रियों से काम लेने पर अध्ययन अधिक स्पष्ट रूप से समझ आता है और अस्थायी रहता है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हम अपना कोई भी काम अगर हम करते हैं उसके लिए हम जितने ज़्यादा अपने सेंसेस का यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा इंद्रियों का यूज़ करेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे से वो हमें याद रहेगा और वो उतने लॉन्ग टाइम के लिए हमें याद रहता है। क्योंकि अगर आप बुक रीड करते हो, अगर आप एग्ज़ाम के लिए मान लो आप क्वेश्चन आंसर याद करके उसे रट्टा मार के जाते हो, फिर क्या होता है, आप एग्ज़ाम लिख कर आते हो, अगर 1-2 साल बाद अगर आप जैसे आप अभी 11th क्लास में हो, अगर मैं आपको 7th 8th का कोई क्वेश्चन पूछ दूँ
आपकी बुक के किसी स्टोरी का, तो क्या आपको वो याद रहेगा? उतना याद नहीं रहता, क्योंकि हमने पढ़ा है, उतने साल हो गए, भूल गए। लेकिन अगर आपने 3-4 साल पहले कोई मूवी देखी है, फिर भी अगर उस मूवी का अगर कुछ पूछ दे तो वो आपको मूवी अभी भी अच्छे से याद होती है। तो वो क्या होता है, ये हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे कि हम कितने ज़्यादा सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं संचार के प्रकार। संचार का जो प्रकार है वो कितना है? 3 प्रकार का है। पहला आ जाता है सिर्फ सुनना, श्रव्य माध्यम। तो श्रव्य माध्यम में क्या होता है, आप टीवी देखते हो, जैसे कोई श्रव्य नहीं, टीवी तो आपका दृश्य श्रव्य दोनों हो गया। जैसे श्रव्य माध्यम मतलब सिर्फ सुनना, रेडियो सुनना या फिर कोई रिकॉर्डिंग सुनना, सीडी प्लेयर या फिर कुछ भी जो हमारा ओनली ऑडियो में है, सुनना है, तो वो क्या आ जाता है आपका श्रव्य माध्यम में आ जाता है। दूसरा आ जाता है दृश्य माध्यम, जिसमें आप अपनी आँखों का भी यूज़ करते हो, तो ये क्या हो गया? दृश्य माध्यम। उदाहरण संकेत या प्रतीक, मुद्रित सामग्री, चार्ट, पोस्टर। जैसे आप अगर कहीं पर पोस्टर लगा हुआ देख रहे हो तो सिर्फ आप उसे देख सकते हो, उसे सुनते तो नहीं है हम। तो कोई भी जो मुद्रित सामग्री है पोस्टर टाइप में, तो वो क्या हो गया? सिर्फ आपका दृश्य माध्यम हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका श्रव्य दृश्य माध्यम। उसमें क्या हो गया? आप दोनों सेंसेस का अपना यूज़ कर रहे हो, आँख का भी यूज़ कर रहे हो, कान का भी यूज़ कर रहे हो। तो जब आप ज़्यादा सेंस का यूज़ कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा, जैसे कि टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में, मल्टीमीडिया, इंटरनेट। आजकल इंटरनेट पे भी ओनली मूवीज़ तो नहीं है, कई सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, जो देखते सुनते दोनों हैं, तो वो क्या है? दृश्य श्रव्य माध्यम है, और ये चीज़ें जो है हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। नेक्स्ट है अब कि संचार कैसे होता है। हाउ डज कम्युनिकेशन टेक प्लेस? संचार की प्रक्रिया। तो किसी भी माध्यम द्वारा प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना, जानकारियाँ का आदान प्रदान संचार कहलाता है। संचार क्या है? तो चाहे आपका माध्यम कोई सा भी हो, लिखित हो, मौखिक हो, हाव भाव से हो, एक्सप्रेशन से, मीन्स, तो चाहे आपका माध्यम कोई सा भी हो, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें क्या होगा? आप अपने संचार का अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हो, चाहे माध्यम कोई सा भी हो, किसी भी माध्यम द्वारा जो आप अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हो, वो आ जाता है आपका संचार। संचार प्रक्रिया का क्रम देखते हैं। तो हमने पढ़ लिया संचार क्या होता है। इसमें हमें जानना है कि संचार कैसे होता है। तो संचार जो कैसे होता है, इसके लिए देखते हैं कि संचार प्रक्रिया का क्या क्रम है। तो सामान्यतः संचार प्रक्रिया निम्न क्रम से चलती है। कोई भी अगर संचार की प्रक्रिया हो तो वो इस क्रम से चलती है, जैसे किसने, क्या, किससे, किसने कहा, क्या कहा, किससे कहा, कब कहा, तो इन सारी चीज़ें जो, या फिर किन परिस्थितियों में कहा गया, या ये सारी चीज़ों का जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है संचार में। तो और संचार की जो प्रक्रिया है, संचार कैसे होता है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो संचार कैसे होता है, इसके लिए जो है एक संचार के लिए, तो संचार कैसे होता है इसके लिए जो है एक ये मॉडल अपनाया जाता है, यहाँ हम देखते हैं। तो संचार के लिए आमतौर पर किसी संचार प्रक्रिया के आधारभूत घटकों का चक्र पूरा करने के लिए इसे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कोई भी संचार हो, तो अगर वो संचार सही से पूरा हो गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक निश्चित क्रम अपनाया जाता है, ठीक है। फिर भी प्रभावी और सफल संचार के लिए निम्नलिखित 5 घटकों का कुशलता से नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसे संचार के MSCRE मॉडल कहा जाता है। तो आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में ये आता है कि SMCRE मॉडल जो है ये क्या है। तो ये मॉडल आप देख लीजिए क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले क्या आ जाता है यहाँ हमारा S मीन्स सोर्स, M मैसेज, C चैनल, R रिसीवर, एंड लास्ट है हमारा E इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पांचों, ये जो संचार के मॉडल में ये पांचों चीज़ें आती है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये सारी चीज़ें है क्या। फर्स्ट है हमारा सोर्स, सेकंड संदेश, चैनल, प्राप्तकर्ता और संचार का प्रभाव।
तो इसे आप इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ देखते हैं ये वर्ड्स अगर आप इंग्लिश में यहाँ समझ लेते तो काफ़ी इजी है। फर्स्ट आ जाता है आपका सोर्स, मीन्स स्रोत। तो सोर्स क्या है, जो इसमें आ जाएगा आपका जो SMRC मॉडल जो है कि ये क्या है। तो एक एक वर्ड पहले देखेंगे, सबका फुल फॉर्म। फर्स्ट आता है आपका सोर्स। तो सोर्स क्या होता है, सोर्स जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति संचार स्टार्ट कर रहा है, शुरू कर रहा है, वो सोर्स हो गया। अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे कोई भी व्यक्ति संचार शुरू कर रहा है तो वो आपका सोर्स हो गया। तो कोई भी संचार प्रक्रिया हो, उसमें स्रोत ही उस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी और सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। चाहे कोई भी संचार हो, सबसे पहले जो व्यक्ति बोलना स्टार्ट करता है, अगर वो सही से बोल रहा है, अगर वो सरल और स्पष्ट भाषा में बोलेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है, जिसे वो बातें करना चाहता है, जिसे वो समझाना चाहता है, वो अगर अच्छे से समझ पाए, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है संचार का, तो सोर्स पर पड़ता है। जो व्यक्ति संचार प्रक्रिया स्टार्ट करता है तो सफल बनाने में भी सबसे बड़ा उत्तरदायित्व जो है उसी का होता है। तो हमने देख लिया, सबसे पहला क्या आ गया हमारा सोर्स, संदेश प्राप्त करना चाहिए। किसी सूचना जानकारी के स्रोत को अपने श्रोताओं को इस प्रकार संदेश प्राप्त करना चाहिए जिससे कि प्राप्तकर्ता को संदेश स्पष्ट और पूर्ण रूप से समझ आ सके। क्योंकि जो बोलने वाला व्यक्ति है वो इस तरह से, अगर कोई नेता जैसे भाषण दे रहा है या फिर कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो क्या है वो इस तरह से बोले कि जो सामने वाला, उससे सुनने वाला जो रिसीवर है, उसे जो है उनकी बातें जो सही से समझ आ पाए, अच्छे से उसे समझ पाए। सरल भाषा में बोलना चाहिए, इतनी टफ लैंग्वेज ना हो कि जो सामने वाले को समझ ही ना आए। तो ये आपका हो गया स्रोत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, संदेश, मैसेज। जो मैसेज देने वाला व्यक्ति है वो हमारा सोर्स हो गया। अब वो जो मैसेज दे रहा है, तो संदेश को उस विषय, जानकारी या सूचना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे कोई संचारक प्राप्त करना, स्वीकार करना या उस पर कार्रवाई करना चाहता है। तो सेकंड आपका आ जाता है मैसेज। जो मैसेज वो पहुंचाना चाहता है, तो कोई भी मैसेज जो होता है वो क्या होना चाहिए, आपका सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए और थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि सुनने वालों को अच्छा लगे। तो फर्स्ट में आता है आपका सोर्स, S फॉर सोर्स हो गया, M मैसेज, जो संदेश आपने दिया। फिर थर्ड आ जाता है चैनल। अब चैनल क्या होता है, चैनल है माध्यम, कि जो कम्युनिकेटर है, जिसे जो संदेश दे रहा है, वो किस माध्यम से आपको संदेश दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर हम फेस टू फेस बैठकर बातें करते हैं तो वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ़ोन का, इंटरनेट का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये भी जो है एक अच्छा माध्यम है, ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते हैं। तो चैनल जो है, इसमें दो प्रकार का आ जाता है। चैनल के दो प्रकार हैं, पहला है अंतर्व्यक्तिक संचार चैनल और दूसरा है जन संचार माध्यम। तो अंतर्व्यक्तिक संचार चैनल में क्या आता है, जब आप फेस टू फेस बैठकर बातें करते हो, तो किसी से भी तो आप कोई दो लोग हो या फिर किसी समूह में बात कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा अंतर्व्यक्तिक में। तो चैनल में ये बता रहा है कि आप किस माध्यम द्वारा पहुंचा रहे हो। तो फेस टू फेस में तो आप सीधा बातें कर रहे हो, डायरेक्ट है। नेक्स्ट है कि आपका जन संचार माध्यम द्वारा, जन संचार के किसी भी माध्यम द्वारा, चाहे आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो आप जन संचार के माध्यम द्वारा पहुँचा रहे हो। तो आपको माध्यम बताना है चैनल में। फिर नेक्स्ट आता है आपका ग्राही या फिर प्राप्तकर्ता, रिसीवर। क्या हो गया, संदेश दिया, सबसे पहले कम्युनिकेटर ने क्या, सबसे पहले संदेश देना शुरू हुआ, उसके बाद मैसेज गया, फिर किस माध्यम द्वारा गया। अब नेक्स्ट आ जाता है आर फॉर आपका रिसीवर। जब रिसीवर ने उस संदेश को जब रिसीव कर लिया, तो सरल शब्द तो क्या है, व्यक्ति, ग्राही कोई भी व्यक्ति या समूह या संगठन हो सकता है। अब रिसीवर तो कोई भी समूह भी हो सकता है, किसी ग्रुप को भी हम मैसेज दे सकते हैं या फिर किसी एक व्यक्ति को भी मैसेज दे सकते हैं। तो जो रिसीवर है वो कोई व्यक्ति या फिर समूह हो सकता है। तो फोर्थ में आ जाता है आपका रिसीवर। फिफ्थ है सूचना का प्रभाव। जो सबसे मेन है आपका, वो आ जाता है आपका सूचना का प्रभाव, क्योंकि इसी के बाद जो है ये माना जाता है कि आपने जो हमारा संचार है वो प्रभावी ढंग से पूरी तरह से जो वो कंप्लीट हो गया। क्यों कि जैसे सूचना, रिसीवर ने जब
जब मैसेज आता है, रिसीवर ने जब मैसेज ले लिया, ठीक है, उसके बाद जो उस पर अपना फीडबैक देता है, तो क्या हो गया, आपका पूरा जो संचार है वो कंप्लीट हो गया। तो सबसे लास्ट जो आपका है वो सूचना का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ई था ना लास्ट में, ई फॉर इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपने रिसीव किया जो भी सूचना, उसका जो आप फीडबैक देते हो, तो ये हमारा हो गया ये जो था आपका मॉडल था, जो SMCRE का मॉडल, ये कंप्लीट हो गया। और ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है, तो आगे इसका नेक्स्ट पार्ट मैं करवा रही हूँ, तो आप नेक्स्ट पार्ट में इसका देख सकते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।